Good morning, students. Today we are going to take up a topic on center of mass of class 11. अब टॉपिक देखिए क्या है, सेंटर ऑफ मास. मास मीन्स बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ मास है. बट नहीं, ये चीज़ नहीं होती है. सेंटर ऑफ मास इज समथिंग डिफरेंट. अब देखिए क्या है, मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? Center of mass is basically a hypothetical point. It is completely an imaginary point of the body. किसी भी बॉडी का एक इमेजिनरी पॉइंट, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि पूरी बॉडी का मास इस पॉइंट के अबाउट कंसंट्रेटेड है. दूसरी चीज़ ये है कि इस पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करें तो ये हमारे लिए ईजियर हो जाता है. उस बॉडी का जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास जो भी है, जो पॉइंट है, अगर उसके अबाउट उसका अगर हम लोग मोशन को स्टडी करें तो हमारे लिए उसकी कैलकुलेशन करना इजी हो जाता है कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी उस बॉडी की क्या होगी, इस पर्टिकुलर टाइम पे उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसकी पोजीशन क्या होगी. ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ. सपोज़ करिए मैंने इस पेन को इस तरीके से फेंका. ठीक है, ये मैंने इस तरीके से फेंका. ये मैंने पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है. इस पर्सन ने यहाँ से पेन को थ्रो करा, इस तरीके से ये पेन घूमता हुआ गया, इस तरीके से गया और इसने यहाँ पे बी वाले पर्सन ने इसको कैच कर लिया. तो ये जो पेन का मोशन था ये कुछ ऐसे था. ऐसे था ना. ये देखिए, अगर मैं इस पूरे पेन को कंसीडर करूं तो इसका ये वाला पॉइंट, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट. अगर मैं कहूं इस पॉइंट का मोशन कैसा है, तो अगर मैं कहूं इस पॉइंट का मोशन कैसा है, तो आप कहेंगे कि मोशन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है और आपने ऐसा मोशन कोई पढ़ा भी नहीं है. अगर आप इसके कैप को देखिए, इसका कैप कैसे मोशन कर रहा है. बट इस पेन का एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत ही सिंपल मोशन कर रहा है. आप बता सकते हैं वो कौन सा पॉइंट है? अगर ये पेन इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत ही सिंपल मोशन कर रहा है. वो आप पढ़ भी चुके हैं, देख के बताइए. वो है इसका ये सेंटर पॉइंट. इस पेन का जो ये सेंटर पॉइंट होगा वो कौन सा मोशन कर रहा है? वो पैराबोलिक मोशन कर रहा है. इस तरीके से एक ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है जो सेंटर पॉइंट है. ये देखिए, तो हो गया ना इजी. इसका मोशन स्टडी करना इजी हुआ. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास इस पेन का हमारे पढ़ने के, इसके मोशन को पढ़ने के तरीके को सिंप्लीफाई कर देता है. बात समझ में आ गई? ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट हो, ये बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज़ करें कि ये सन है और ये अर्थ है. अर्थ जो है इसके चारों तरफ मोशन कर रहा है. बट अगर हम इन दोनों बॉडीज़ की बात करें तो इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे बीच पे लाई करता है. बीच में, जहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, टोटल वैक्यूम है, यहाँ पे बीच में इनका सेंटर ऑफ मास लाई करता है. ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे ज़्यादा होगा, किधर शिफ्टेड ज़्यादा होगा? जिधर मास ज़्यादा होगा. सन का मास अर्थ के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है तो इसका सेंटर ऑफ मास सन के पास होगा. ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में होगा. ठीक है, ये नहीं होगा कि बॉडी के अंदर होगा. अगर हम रिंग की बात करें, रेगुलर बॉडीज़ की बात करें, एक रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके हर पॉइंट का जो सिमेट्री लाइन होगी उसके अबाउट होगा, यानी कि यहाँ पे बीच में सेंटर पे होगा. यानी कि बॉडी के जो पेरीफेरी है, ये जो पेरीफेरी है बॉडी की, इसके बाहर ही यहाँ पे होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इज़ बेसिकली और यहाँ पे कोई मटेरियल भी नहीं है. देखिए आप, यहाँ पे देयर इज़ नो मटेरियल.
तो हुआ ना ये इमेजिनरी पॉइंट, सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है किसी भी बॉडी का। ठीक है, बात क्लियर हो गई, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या, इसकी कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग ये सब देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग को क्या क्या देखना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए, पहले हम लोग देखेंगे केस सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का, यानी दो बॉडीज़ का केस देखेंगे कि उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है। फिर हम लोग सेकंड केस में क्या लेंगे, लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ लेंगे, ढेर सारी बॉडीज़ लेंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करता है। फिर हम लोग कुछ रेगुलर बॉडीज़ की या कॉन्टीन्यूस बॉडीज़ की बात करेंगे, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था रिंग का, रिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस बॉडी। ठीक है, तो उसका हमने एग्जांपल देखा। तो ऐसी कुछ रेगुलर बॉडीज़ होंगी जिसका आपको सेंटर ऑफ मास की वैल्यूज़ जो होगी वो याद करनी रहेगी। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए देयर आर टू मासेस m1 एंड m2। समझते चलिए इसको, दो मासेस हैं m1 m2 और इनके बीच में यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूँ xc, yc, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे जो xc की वैल्यू होगी, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 है, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 हैं, y2 हैं, तो मैं बता दूँ आपको ये कैसे होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जैसे मैथ्स में आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेम वैसे ही है, yc इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इस तरीके से यूज करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, हम पहले कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिन पे एक मास है m1 0,0 पे, यहाँ से d डिस्टेंस पे एक मास m2 है, d डिस्टेंस पे एक मास m2 है, ये हो जाएगा d,0। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहीं पे कहीं पे लाई करेगा, तो लेट इट बी xc, 0। ठीक है, तो हम लोग को xc की वैल्यू निकालनी है। xc की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 x1 इज 0, m2 इंटू d m1 प्लस m2। तो xc की वैल्यू क्या आ गई, m2 m1 प्लस m2 इंटू d, ये आ गई। क्लियर, बात समझ में आ रही। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया एक्सी डिस्टेंस। ठीक, यानी कि यहाँ से लेके ये डिस्टेंस एक्सी। अगर मैं कहूँ कि यहाँ से डिस्टेंस की अगर बात करें, लेट इट बी, यहाँ से डिस्टेंस है एक्स डैश, m1 से हमने डिस्टेंस ली xc, यहाँ से डिस्टेंस है x डैश, तो x डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस एक्सी हो जाएगी। ये x डैश है तो ये d माइनस एक्सी हो जाएगी। तो d माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, x c, यानी कि m2 m1 प्लस m2। तो m1d
प्लस m2d माइनस m2d। ये क्या आ गया, m1d m1 प्लस m2। एक चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब मैं m2 से डिस्टेंस ले रहा हूँ तो ऊपर m1 आ रहा है, और जब मैं m1 से डिस्टेंस ले रहा हूँ तो ऊपर क्या आ रहा है, m2 आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? ये इनवर्स रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, सपोज दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, तो इसको हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि r1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m1, यानी कि r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1, यानी कि r1 m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। बात क्लियर हुई? एक ये छोटा सा रिलेशन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ देखिए, यहाँ पे 3 केसेस बन के आते हैं। इफ r1 इज इक्वल टू r2, यानी r1 और r2 अगर इक्वल हो जाए तो यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। जब ये दोनों बराबर दूरी पे हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, सेंटर पे। तो दैट मीन्स दोनों मासेस क्या हो जाएंगे, इक्वल है। दोनों मासेस क्या हो जाएंगे, इक्वल है, ठीक। अगर r1 और r2 की वैल्यू इक्वल हो गई तो m1 और m2 की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, इम्प्लाइज दैट m1 विल बी इक्वल टू m2। दोनों मासेस इक्वल है। दूसरा केस देखिए, r1 इज ग्रेटर देन r2। अगर r1 बड़ा है और r2 छोटा है, इसकी मीनिंग क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट r1 इज ग्रेटर देन r2, r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो दैट मीन्स m1 इज लेस देन m2। सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि m2 मास बड़ा है, यानी सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर मास के पास शिफ्टेड रहेगा। थर्ड, ठीक है। तो आई होप ये 3 रिलेशन आपको समझ में आ गए होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।